नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे हैदराबाद से आ रही बड़ी खबर के साथ। भुवनेश्वर मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस में बम की इत्तला के ताल्लुक से ये अहम खबर है। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद आने वाली 2 ट्रेनों में बम की इत्तला है। ट्रेनें रोककर अब उनकी तलाश ली जा रही है। एक ट्रेन काजीपेट और दूसरी ट्रेन चल्लेपल्ली के करीब रोकी गई है। तो हैदराबाद से ये अहम खबर, भुवनेश्वर मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस में बम की इत्तला के ताल्लुक से। विशाखापट्टनम से सिकंदराबाद आने वाली 2 ट्रेनों में बम की इत्तला है। ट्रेनें रोककर इनकी तलाशी ली जा रही है। एक ट्रेन काजीपेट और दूसरी ट्रेन चल्लेपल्ली के करीब रोकी गई है। मजीद तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। हैदराबाद से अहम खबर, भुवनेश्वर मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस में बम की इत्तला के बाद ट्रेनें रोककर इनकी तलाशी ली जा रही है। काजीपेट और चल्लेपल्ली के करीब इन ट्रेनों को रोक दिया गया है और अब इनकी तलाशी ली जा रही है। भुवनेश्वर मुंबई कोणार्क एक्सप्रेस। एक और अहम खबर, महाराष्ट्र के साबिक वजीर अक़लियती उमूर और एनसीपी के सीनियर लीडर नवाब मलिक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत अब सुप्रीम कोर्ट में होगी। नवाब मलिक के वकील कपिल सिब्बल की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट केस की जल्द समाअत के लिए तैयार हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जारी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की तहक़ीक़ात में नवाब मलिक की फौरी रिहाई की अपील की गई है। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की मिल्कियती ज़मीन खरीदने का इल्ज़ाम है। एक इल्ज़ाम यह भी है कि उन्होंने 300 करोड़ रुपए की ज़मीन सिर्फ 55 लाख रुपए में खरीदी है। कर्नाटक से बेहद अहम खबर, कर्नाटक के वजीर देही तरक्कियात व पंचायत ईश्वरप्पा की मुश्किलें हैं कि लगातार बढ़ती नजर आ रही हैं। ठेकेदार संतोष पाटिल खुदकुशी मामले में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ईश्वरप्पा के 2 साथियों के नाम भी एफआईआर में हैं। उडुपी में मंगल के रोज ठेकेदार संतोष पाटिल की लाश एक होटल में पाई गई थी। संतोष पाटिल ने रियासती वजीर एस ईश्वरप्पा पर हिरासा करने और कमीशन मांगने का इल्जाम लगाया था। संतोष ने मजीद ये भी कहा था कि अगर उन्हें कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार ईश्वरप्पा होंगे। उधर कांग्रेस के एक वफ्द ने इस मामले पर गवर्नर थावरचंद गहलोत से खास मुलाकात की और उनसे ईश्वरप्पा को हटाने का मुतालबा किया। इश्तियाल अंगेज बयानात के लिए एस ईश्वरप्पा हमेशा से सुर्खियों में रहे हैं। हिजाब तनाज़े के दौरान शिमोगा के एक कॉलेज में ईश्वरप्पा ने भगवा झंडा लहराए जाने की तायद की थी। उस वक्त भी ईश्वरप्पा के इस्तीफे के लिए कांग्रेस ने असेंबली में जबरदस्त एहतजाज किया था। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुए तशद्दुद को लेकर पूरे मुल्क में बहस छिड़ गई है। अपोजिशन इसको लेकर हुकूमत को घेर रही है, वहीं बीजेपी इसे अपोजिशन की साजिश करार दे रही है। कांग्रेस के सीनियर लीडर दिग्विजय सिंह इसी तरह की पेशरफ्त में एमपी पुलिस की लपेट में आ गए हैं। भोपाल की क्राइम ब्रांच समेत दिग्विजय सिंह के खिलाफ बिहार की तस्वीर खरगोन की तस्वीर के तौर पर ट्वीट करने पर 5 मुकामात पर एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने उन पर मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाकर तशद्दुद फैलाने का इल्जाम लगाया है। वहीं बीजेपी ने साबिक उजाला दिग्विजय सिंह के ट्वीट को बैनुल अक़वामी साजिश करार देते हुए जांच का मुतालबा किया। शिवराज हुकूमत के वजीर विश्वास सारंग ने भी ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल को एक खत लिखा है और इस खत में उन्होंने दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल को बंद करने की अपील की है। करें ना, यदि भाईचारा, प्रेम, सद्भाव और सांप्रदायिक उन्माद के खिलाफ बोलने से मेरे खिलाफ अगर मुकदमा दायर 1 लाख हो जाए तो मुझे चिंता नहीं है। सर, मगर वो जो आपका ट्वीट था, उस ट्वीट को लेकर उन्होंने मामला ट्वीट में भी क्या था? मैंने प्रश्न पूछा है, क्या ये उचित है? सर, उनका कहना है कि जो पिक्चर थी वो मध्य प्रदेश की नहीं थी, खरगोन की नहीं थी। तो ठीक है, मैंने डिलीट कर दिया।
कांग्रेस के राज्यसभा रुकन नासिर हुसैन ने मुल्क में अक़लियतों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने की साजिश का मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया है। रामनवमी पर मुख्तलिफ मकामात पर हुए तशद्दुद का जिक्र करते हुए उन्होंने वाज़ेह किया कि जानबूझकर मुस्लिम मोहल्लों से रामनवमी के जुलूस बरामद किए गए और सिर्फ यही नहीं बल्कि इश्तियाल अंगेज बयानात दिए गए। नासिर हुसैन ने दिग्विजय सिंह के खरगोन पर किए गए ट्वीट का भी दिफा किया है। इसके अलावा बदउनवानी के इल्जाम का सामना कर रहे कर्नाटक के वजीर ईश्वरप्पा को फौरी तौर पर काबीना से बर्खास्त करने का भी मुतालबा किया। सर, कर्नाटक में आज आपके कांग्रेस का एक डेलीगेशन राज्यपाल से मिला और वहाँ पर उन्होंने मांग की है कि जो के ईश्वरप्पा हैं, जिनके बारे में जो सुसाइड केस मामला है उसको लेकर उनको बर्खास्त किया जाए मंत्रिमंडल से। देखिए, हम लोग पहले भी कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा और अपने भाषणों के द्वारा हम लोगों ने अपील किया था नरेंद्र मोदी जी से कि कर्नाटक में उनकी जो सरकार चल रही है वो 40% कमीशन घूस खा रही है। ये हम ये कह नहीं रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और चिट्ठियाँ लिख के प्रधानमंत्री को, गवर्नर को, मुख्यमंत्री को उन्होंने ये कहा कि 40% कमीशन हर कॉन्ट्रैक्ट में, हर टेंडर में मांगा जा रहा है। तो दूसरा एक मामला मध्य प्रदेश का के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को पर FIR दर्ज कराई गई है और कहा गया कि उन्होंने जो ट्वीट किया गया था वो फर्जी ट्वीट था। देखिए, कांग्रेस के लीडर्स पे और अपोजिशन पार्टीज के लीडर्स को तंग करना, उनके ऊपर FIR करवाना, उनको डराना धमकाना, ये भारतीय जनता पार्टी का नया खेल नए हिंदुस्तान में इनका रहा है। जिस तरह से रामनवमी के दिन एक सेट पैटर्न पूरे हिंदुस्तान में हम लोगों ने देखा। पहले तो आप लोगों को इकट्ठा करके एक धर्म की आबादी जहाँ पे ज़्यादा है वहाँ की गलियों में से आप जुलूस निकालें, वहाँ पे उनके धर्मस्थल के सामने ज़ोर ज़ोर से DJ वगैरह बनाएं, भड़काऊ भाषण की रिकॉर्डिंग्स चलाते रहें, भड़काऊ गानों के रिकॉर्डिंग्स वहाँ पे चलाते रहें और उसके ऊपर कहें कि जो है पथराव एक तरफ से हुआ और उसके बाद में एक समुदाय के लोगों के खिलाफ बुलडोज़र इस्तेमाल करें। ये सब जो मध्य प्रदेश में जो चल रहा है, जिसको ये कह रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश योगी मॉडल है, इससे एकदम साफ दर्ज जाता है कि ये एक धर्म के लोगों को, खासकर अल्पसंख्यक को, ये लोग डराने धमकाने की राजनीति कर रहे हैं, उनको सेकेंड ग्रेड सिटीजन्स में कन्वर्ट करने की राजनीति कर रहे हैं और साथ ही साथ में ये हर वो मौका, चाहे वो त्यौहार क्यों ना हो, राम के नाम पे क्यों ना हो, भगवान राम के नाम पे क्यों ना हो, उनके नवमी का, भगवान राम के नवमी का दिन का इस्तेमाल क्यों ना करना हो, लेकिन कम्युनल पोलराइजेशन के लिए पूरा ये कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी के कौन सी पिक्चर उन्होंने डाला था ये पता नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश में क्या क्या कहाँ कहाँ हो रहा था पूरी खबर उनको रहती है। उन्होंने जो ट्वीट किया था एकदम पूरे हिंदुस्तान में वो हो रहा था। और मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए फिरक़ेवाराना तशद्दुद और उसके बाद हुकूमत और इंतज़ामिया की जानिब से मुल्ज़िमीन के मकानों और दुकानों के इन्हिदाम पर जमीयतुल उलमा हिंद के कौमी सदर मौलाना महमूद मदनी ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला को एक ख़त लिखा है। मौलाना मदनी ने अमित शाह को ख़त लिखकर मुतवज्जे किया है कि वो ऐसे बेकाबू हो रहे हालात पर कदगन लगाएं और मुल्क को अनारकी की राह पर लगातार चलने से रोकें। उन्होंने खासतौर से मध्य प्रदेश के खरगोन में हुए सानहे पर रोशनी डालते हुए लिखा कि यहाँ अक़लियती तबक़े को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा है। समाज दुश्मन अनासिर की जानिब से मुताद्दिद घरों और मजहबी मुकामात को नजर आतिश किया गया, लूटमार की गई। ये देखना इंतहाई अफसोसनाक है कि तशद्दुद के फैलने के बाद अब मकामी इंतज़ामिया अक़लियतों को हिरासा कर रही है। बाकायदा निशानदही करके मुसलमानों की इमलाक और उनकी रिहाइशगाहों को मिसमार किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के फिरक़ेवाराना तशद्दुद से मुतासरा ज़िला खरगोन में निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने वालों से मुआवजा वसूल किए जाने के लिए शिवराज सिंह हुकूमत ने पहली बार क्लेम ट्राइब्यूनल को तश्कील दिया है। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर शिव कुमार मिश्रा को क्लेम ट्राइब्यूनल का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा रियासती हुकूमत के रिटायर्ड सेक्रेटरी प्रभात पराशर को ट्राइब्यूनल का रुकन मुकर्रर किया गया।
क्लेम ट्राइब्यूनल का हेडक्वार्टर खरगोन डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट को बनाया गया। मध्य प्रदेश प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड रिकवरी ऑफ डैमेज एक्ट 2021 के तहत 10 अप्रैल को खरगोन में हुए तशद्दुद में सरकारी और निजी इमलाक के नुकसान के दावों का जायजा लेने के लिए हुकूमत के जरिए पहली बार क्लेम ट्राइब्यूनल की तश्कील की गई। नुकसान का आकलन करके वो वसूली भी की जाएगी, कठोरतम दंड दिया जाएगा जो उदाहरण बन जाए। हम किसी दंगाई को छोड़ेंगे नहीं। और चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम का। मेहताब, आपसे जानना चाहेंगे, क्लेम ट्राइब्यूनल की तश्कील की गई है, इसके अलावा क्या कुछ और कार्रवाई की जा रही है? और यहाँ पर यह भी जानना चाहेंगे, अपोजिशन भी लगातार कह रही है कि एक तरफा कार्रवाई की गई है ना। इस मामले को दो तरह से समझने की जरूरत है, क्योंकि वो निमाड़ का जो बेल्ट है, खरगोन की जो पूरी सीटें हैं, वहां पर जो है पूरा एमएलए जितने भी है वो सबके सब कांग्रेस पार्टी के हैं पूरे जिले में। और जो है ये इलेक्शन जो है सामने है, और जिसमें पंचायत के इंतखाबात भी होने हैं, नगर निगम के इंतखाबात भी होने, और आइंदा साल के लिए जो है यहाँ पर असेंबली के इंतखाबात भी होंगे। और तमाम चीजों की जब इंतखाबात की अगर हम बात करते हैं तो दोनों पार्टियां एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ है और एक हार्ड हिंदुत्व की तरफ बात कर रही है, लेकिन दोनों पार्टियों के जरिए आम लोगों को निजात मिलती कहीं पर दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ पर जो कानून बनाया गया तो 2021 में जो है कानून आया था, लेकिन अब जाकर उसको जो है क्लेम को लेकर मध्य प्रदेश में पहली बार क्लेम ट्रिब्यूनल की जो है तश्कील दी गई है, उसके लिए चेयरमैन बनाएगा। और इसमें हैरत की बात है कि उस ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर जो है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल को नहीं बनाया गया, बल्कि इसको खरगोन बनाया गया है। और वहाँ पर अब दावे जो किए जाएंगे, दावे में अगर उस तमाम पहलुओं की जांच की जाएगी, और जांच के बाद अगर कोई चीज निकलती है और वो क्लेम जो शख्स जो है डैमेज करने के पाया जाएगा, उससे वसूली नहीं हो पाती है, तो उसकी प्रॉपर्टी को कुर्की कर उसको क्लेम को जो है किया जाएगा। इसमें प्राइवेट प्रॉपर्टी भी है और सरकारी इमलाक पर भी मुआवजा की वसूली की जाएगी, है ना। जी मेहताब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, लगातार हम इस तरह के मामला देख रहे हैं कि वहाँ पर जब भी इस तरह की कुछ बात होती है या कार्रवाई होती है तो लगातार मध्य प्रदेश हुकूमत पर अब ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो एक तरफा कार्रवाई कर रही है। एक बात, दूसरी बात कि अपोजिशन जो है इसको लेकर उस तरह से हमलावर नजर नहीं आती, सिर्फ बयानात सामने आते हैं, अमली तौर पर कुछ नहीं। इसकी वजह जो मैंने जैसा पहले बताया कि दोनों पार्टियां हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व के रास्ते पर है। आपने देखा होगा कि एक हफ्ते पहले मध्य प्रदेश कांग्रेस ने एक एहसान जारी किया गया था कि हनुमान जयंती और रामनवमी के जो प्रोग्राम को सेलिब्रेट किया जाए। तो पॉलिटिकल पार्टियों के जरिए अगर इस तरह के प्रोग्राम को सेलिब्रेट करने का काम जारी होगा तो इस मुल्क में दूसरी कम्युनिटी के लोग भी रहते हैं, मुसलमान भी हैं, दूसरी कम्युनिटी के लोग भी हैं, उनके प्रोग्राम को मनाने को लेकर कोई काम क्यों नहीं जारी हुआ। और फिर जब ये जारी किया गया कि रमजान के प्रोग्राम भी होगा तो वहाँ पर दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमलावर हुई। और यहाँ पर भी जो चीजें नजर आ रही हैं, क्योंकि जो घर मुनहदिम किए गए, मैं आपको बताऊं कि 14 घरों को अब तक 2 दिन में मुनहदिम किया गया है। 70 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 90 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से 70 लोगों को जो है जेल भेजा जा चुका है। 20 लोगों से अभी जो है तफ्तीश जारी है इस मामले को लेकर, जहाँ पर कल जो है भोपाल के में जो है उलमाए दिन के एक वफद ने जो है मुलाकात की थी डीजीपी से, और वहाँ पर हमने देख रहे हैं कि वहाँ पर भी यही मामला सामने आया था कि एक तरफा कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अदालत से पहले अगर कोई इस तरह की कार्रवाई की जा रही है तो किस कानून के तहत की जा रही है, एक बड़ा सवाल है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मेहताब आलम आपका तमाम तर तफसीलात के लिए। रुकना चाहेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, चल लौटेंगे। और एक अच्छी खबर भी, जी हाँ, हैदराबाद के अयान मेडिकल कॉलेज के MBBS के तालिब इल्म शेख शुएब की फ़ीस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर शारिब रसूल खान ने वापस कर दी है। हरमकुंडा के शुएब ने अयान मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट हासिल की, लेकिन वालिद की कोरोना से मौत से ख़ानदान माली तौर पर बेहद परेशान था। न्यूज़ 18 उर्दू पर खबर दिखाए जाने के बाद डायरेक्टर शारिब रसूल खान ने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए शुएब को बाकायदा अपने दफ्तर में बुलाया और अब तक अदा करदा फीस वापस करते हुए अगले 5 साल तक मुफ्त तालीम देने का वादा भी किया। यानी न्यूज़ 18 उर्दू की खबर का ये
असर जो है एक तालिब इल्म की आगे की जो तालीम है उनके लिए उसकी राह हमवार हुई। और चलिए सीधे हम रुख करेंगे शेख शुएब का, जो स्टूडेंट है वो हमारे साथ खुद मौजूद हैं। शुएब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहेंगे और न्यूज़ 18 उर्दू ने जिस तरह से एक बेहद अहम रोल इसमें अदा किया है, क्या कुछ आपका रिएक्शन, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत खुशी हो रही क्योंकि मैं हरीश राव से पीनाड पेपर क्लिक द्वारा से वो वायरल हुआ था, सर रिस्पॉन्ड हुए थे। मैं क्या करा बोल तो कॉलेज को जाने के बाद ये कहाँ तक अप्रोच हुआ, फिर ये बोल रहे ना 4-5 साल तक फ्री दिलाते हुए बोल रहे ना बोल के कल कंफर्मेशन का वास्ते कल गया था, आयन मेडिकल कॉलेज को गया था कल। जाने के बाद वहाँ क्या हुआ बोलते फिर कहाँ तक गया सर, फिर कहाँ तक कर सकते वो पूछे तो आपको फ्री दिलाते वो के बोलने के बाद क्या हुआ बोलते और वहाँ पर सादा मेडिकल कॉलेज के ये मोहम्मद सारिब रसल खान सर क्या करे बोलते मेरे को उनके ऑफिस को बुलाए थे, मेरे को जी बुलाने के बाद चले गए वहाँ पर। चले जाने के बाद क्या करे वहाँ पर जो फीस आप बने ना ट्यूशन फीस 60,000 वो बिल्कुल पूरा टोटल चेक के जैसा वो मेरे को वापस कर दिए मैडम। करने के बाद और बोले कि आप कुछ भी बोलते जितना वो एग्जामिनेशन फीस हो और हॉस्टल फीस में फीस पूरा 4.5 years तक आपको मैं पूरा देख लेता हूँ बोल के हिम्मत दिए सर। तो हिम्मत देने से बहुत खुशी हुई और बहुत खुशी हो रही। वही क्या बोलते अब सर भी अब हरीश राव बोला क्या बोले बोलते हॉस्टल फीस में फीस बोले, मगर मोहम्मद सारिब रसूल खान सर क्या बोले बोलते आप वो ट्यूशन फीस और कॉलेज फीस और एग्जामिनेशन फीस बिल्कुल पूरा उनसे ज्यादा देख तो मैं तुम्हारे बोल के बहुत हिम्मत दिए सर। वो बहुत शुक्रिया मैडम, उनको बहुत शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। आप उनका भी हमारे चैनल के जरिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हैं, इतना उन्होंने अच्छा काम आपके लिए किया है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? जी आप मेरा छोटा ओपिनियन क्या बोलते हो, अब ये चैनल के द्वारा वहाँ तक पहुँचा मैडम, अब हरीश राव तक पहुँचा और मोहम्मद रसूल खान साहब तक भी पहुँचा आपके चैनल की तरफ से, बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और क्या बोलते मेरे जैसे लोगों को भी आपके चैनल से बहुत पहुँचना बोल के मेरा छोटा ओपिनियन है मैडम। जी बिल्कुल। और शुएब आपसे ये भी हम जानना चाहेंगे कि कॉलेज में आपको फ्री तालीम हासिल करने का इतना बेहतरीन मौका दिया गया है, तो अब आप इसको किस तरह से अपने मुस्तकबिल के लिए और बेहतरीन आगे यूज़ करना चाहेंगे, इस्तेमाल करना चाहेंगे, ताकि आप भी इस तरह से समाज में अपना अहम किरदार अदा कर सकें? जी बोलता अब मेरे जैसे पूर पीपल रहते ना मेरे जैसे पूर पीपल को भी ऐसा चांस आना, ऐसा मौका आना, ऐसा मौका भी और हमारे अब्दुल सारिब साहब से ऐसा वहाँ तक पहुँच के और उल्ला भी बहुत खुशी से अच्छा पढ़ना बोल के मैं चाह रहा हूँ मैडम। मैं भी सोसाइटी में बहुत फ्री सर्विस करना बोल के बहुत है मैडम, मैं इंशाल्लाह कर देता हूँ मैडम। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे पूरे चैनल की तरफ से भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस और आगे अपनी तालीम भी इसी तरह से कामयाबी के साथ आप जारी रख सकें। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ अयान मेडिकल कॉलेज के MBBS के तालिब इल्म शेख शुएब, जिनकी फ़ीस कॉलेज के मैनेजिंग डायरेक्टर शारिब रसूल खान ने वापस कर दी है। और कर्नाटक हिजाब तनाज़े से जुड़ी अहम खबर, कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी के मामला, मुलजिम कोवई रहमतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। FIR को मंसूख करने या मामला तमिलनाडु मुंतकिल करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक हुकूमत को नोटिस जारी किया है। आपको बताएं कि सोशल मीडिया पर धमकी आमेज वीडियो मंजर आम पर आया था। तो कर्नाटक हिजाब तनाज़ा, कर्नाटक हाईकोर्ट के जजों को जान से मारने की धमकी के मामले से जुड़ी अहम खबर, मुलजिम कोवई रहमतुल्लाह ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। FIR को मंसूख करने या फिर मामला तमिलनाडु मुंतकिल करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु और कर्नाटक हुकूमत को नोटिस जारी किया है। सोशल मीडिया पर धमकी आमेज वीडियो मंजर आम पर आया था। और मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर, तलवार लहराने के मामले से जुड़ी हुई। राज ठाकरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो लगातार इस अहम खबर पर हम आपको तफसीलात दे रहे हैं और अब ये भी
अहम खबर कि तलवार लहराने के मामले में राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। तो अहम खबर मुंबई से, जहां राज ठाकरे के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत तलवार लहराने के मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी पूरी टीम को दें इजाजत। आदाब।